वेलकम डियर स्टूडेंट, एसपीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे, जिसके तहत हमने पाठ संख्या 5 की शुरुआत की थी पिछले वीडियो में, और हमने राजाओं के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार राजा बनते थे। प्राचीन समय में राजा बनने के जो अलग अलग तरीके थे, जिसके तहत हमने अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा उन प्राचीन ग्रंथों के तहत जो वर्ण व्यवस्था थी, उस समय प्राचीन समय में जो अलग अलग समूह थे, उनके बारे में हमने पढ़ा, उन समूहों की हमने बात की। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा कि उस समय लोगों के जीवन के अंतर्गत किस प्रकार उनको हवन या यज्ञ या अनुष्ठान करने की आज्ञा थी या नहीं थी। ब्राह्मण जो पुरोहित लोग हैं, उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में बांटा, उनकी बात की थी, जिसमें एक ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की बात की थी। दरअसल ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये काम के आधार पर थी, कर्म के आधार पर। काफ़ी इतिहासकारों ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को सही नहीं कहा है। उनका मानना था कि इस वर्ण व्यवस्था को काम के आधार पर न मान करके जन्म के आधार पर माननी चाहिए, लेकिन पुरोहितों ने फिर उसको जन्म के आधार पर भी माना। इसमें हम आगे बढ़ेंगे किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में बदलाव हुआ। तो पाठ संख्या 5 पढ़ रहे थे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे वर्ण व्यवस्था। 4 भागों में बांटा है। पहला है ब्राह्मण। पुरोहितों ने वर्ण व्यवस्था को, लोगों को 4 भागों में बांटा। इसमें पहले नाम है ब्राह्मण। ठीक है। ब्राह्मण शब्द कैसे लिखते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। इस प्रकार से लिखते हैं। ये नीचे जो है वो मग है, ध्यान रखना। अब देखो, काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, तो ब्राह्मणों का क्या काम है? ब्राह्मण का जो काम है कि जो वेद हैं उनका अध्ययन या अध्यापन करवाना, अध्ययन करना या अध्यापन करवाना। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि ब्राह्मणों का जो प्रमुख काम है, जो काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, कि वेदों का अध्ययन या अध्यापन करवाना और यज्ञ करवाना। ये हो गया ब्राह्मणों का प्रमुख काम। 2 नंबर में जो मैंने बताया था, शासक या क्षत्रिय वर्ण, इनका काम प्रमुख रूप से है कि लोगों की रक्षा करना, लोगों की क्या करना, रक्षा करना, ये इनका प्रमुख काम था। ठीक है। युद्ध के माध्यम से लोगों की रक्षा करना, ये ध्यान रखना है। 3 नंबर जो विश्व या वैश्य वर्ण व्यवस्था है, जिसमें कृषक, पशुपालन, जो पशुपालक है, और व्यापारी आते थे। ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें क्षत्रिय और वैश्य दोनों को अनुष्ठान करने की आज्ञा थी। सेवा वो आराम से कर सकते हैं, अधिकार था उनका। ठीक है। तो 2 नंबर ये हो गया। 3 नंबर याद रखना है। 3 नंबर याद रखना है विश्व या वैश्य वर्ण। इसमें कृषक शामिल है, इसमें और पशुपालक जो हैं वो भी शामिल है, और व्यापारी लोग। ये सारे किस में शामिल हैं? वैश्य में। ठीक है। इनको है ना, वैश्य को और क्षत्रिय को यज्ञ करने का अधिकार था, अनुष्ठान करने का अधिकार था। अनुष्ठान करने का अधिकार था। ठीक है।
तो ब्राह्मणों के कौन से काम हो गए? तो ध्यान रखना कि जो वेद हैं उनका अध्ययन या अध्यापन करवाना और यज्ञ करवाना। शासक का जो काम है कि युद्ध करके लोगों की क्या करना, रक्षा करना जिस तरीके से हो सके। वैश्य जो इनके अंडर में काम करते थे, अभी वैश्यों का अलग अलग काम है, कृषक का खेती करना, पशुपालक का पशुओं को पालना, व्यापारी का मतलब व्यापार करना, लेकिन इनको वैश्यों को और क्षत्रियों को अनुष्ठान करने का अधिकार था। 4 नंबर जो वर्ण व्यवस्था है शूद्र, सबसे निचला वर्ण है, ठीक है। इनका जो काम है कि इन तीनों वर्णों की क्या करना, सेवा करना। ऊपर जो तीनों वर्ण हैं उनकी क्या करना, सेवा करना। इनको अनुष्ठान करने का कोई अधिकार नहीं था, इनको अनुष्ठान करने का कोई अधिकार नहीं था। इनको शूद्रों को, ये बात आपको याद में रखनी है। तो सेवा करना, अनुष्ठान का कोई अधिकार नहीं था। इस बात को आप अच्छी तरह से लिख लो। महिलाओं को भी शूद्र माना जाता था। महिलाओं को और शूद्र को दरअसल अनुष्ठान नहीं किया जाता था। लिखो इसको पहले। तो वर्ण व्यवस्था जो ये थी, जिसके अंतर्गत हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की, ठीक है। इनके काम के आधार पर हमने देखा कि क्या काम होते थे। पुरोहितों का और एक कथन था, उनका मानना था, जो पुरोहित लोग थे उनका ये मानना था कि जो ये वर्ण व्यवस्था अपनाई गई है, बनाई है, ये जो वर्ण व्यवस्था आगे है वो आगे जन्म के आधार पर रहेगी। किसके आधार पर रहेगी? जन्म के आधार पर। देखो कैसे, जन्म के आधार पर का मतलब ये होता है कि अगर कोई ब्राह्मण है, ठीक है, तो उसकी जो संतान है या उसका जो बेटा या बेटी जो भी हैं वो भी क्या होगा? ब्राह्मण होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जो ब्राह्मण है जिसके अंदर उसका संतान या बेटा, वो भी क्या होगा? ब्राह्मण होगा। तो ये जो ब्राह्मण बने उनका काम क्या होगा कि इनको काम ये करना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों को जो काम है अपने पढ़ा के वेदों को अध्ययन या अध्यापन करवाना, लेकिन ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। तो ये है जन्म के आधार पर वर्ण। उनका एक अपना काम है, इन वर्ण का ये काम है, काम बांट दिया, ये भी ध्यान रखना है आपको। लेकिन बाद में जो शिकारी हैं, जो भोजन संग्रह करने वाले हैं या शिल्पकार हैं, ठीक है, उनको अछूत माना गया। उनको ऐसा माना जाता था कि इनको हाथ लगाने से हम अपवित्र हो जाते हैं, जिसमें किसी जो मृतक हैं उसको दफनाने वाले या उसको जलाने वाले को भी अपवित्र माना जाता था, और उनके संपर्क में आने को ऐसा माना जाता था कि हम अपवित्र हो जाते हैं। तो बाद में क्या हुआ? बाद में जो शिकारी हैं, जो शिल्पकार हैं, इसके अलावा जो भोजन संग्राहक हैं, इन सबको ध्यान रखना है। जैसे जो शव है उसको दफनाने वाले, या जलाने वाले, इन सबको अछूत माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इनको नहीं छूना चाहिए, इनको टच नहीं करना चाहिए। अगर इसके संपर्क में आ जाए तो अपवित्र माना जाता था कि ये पवित्र नहीं है, इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था बांटी, और फिर उसके आधार पर जो वर्ण व्यवस्था आगे है वो जन्म से होगी। काम के आधार मतलब ये काम ये वर्ण करेगा, ये काम ये करेगा, पहली बात।
और उनका जो बेटा है, जो संतान है, वो उसी वर्ण की होगी। जैसे ये हुआ कि जो ब्राह्मण है उनका काम क्या होगा, वेदों का अध्ययन कराना। अगर मान लो कोई व्यापारी है वो अध्ययन करवाए तो इसका मतलब वो ब्राह्मण बन जाएगा, तो नहीं, ये ब्राह्मण नहीं थी। हाँ, ब्राह्मण का जो बेटा है वो ब्राह्मण होगा और उनका जो काम होगा वो काम ये होगा कि वेदों का अध्ययन करवाना, हवन वगैरह या यज्ञ करवाना। लेकिन समाज में कुछ ऐसे समूह थे जिनको अछूत माना गया। शिकारी हैं, शिकार करने वाले, शिल्पकार हैं, कुछ बनाने वाले, शिल्पकार मतलब मिट्टी के कुछ बनाने वाले, जिनको भी माना गया। और जो संग्राहक हैं, भोजन संग्राहक मतलब जो जंगलों से फल फूल इकट्ठा करने वाले, भोजन को इकट्ठा करने वाले वो। और जो भी शव है, हम कोई मरे हुए व्यक्ति को दफनाने वाले या जलाने वाले को भी अपवित्र माना जाता। ऐसा माना जाता था कि अगर उनके संपर्क में आ जाएं तो अपवित्र हो जाएंगे, और इस प्रकार से ये व्यवस्था थी। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों द्वारा या पुरोहितों द्वारा बनाई गई हैं, राजा इसको स्वीकार नहीं करते थे। राजा अपने आप को इन ब्राह्मणों से ज़्यादा ऊपर मानते थे, तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो इन पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है। और कुछ लोग जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है उसको सही नहीं मानते थे। व्यवसाय के आधार पर बीच में भेदभाव भी उचित नहीं है कि ये जो काम व्यक्ति ये करेगा तो इसको ये वर्ण व्यवस्था। काफ़ी लोगों ने इसकी आलोचना की, और ये भी सही नहीं है कि सबको अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है। सबको अनुष्ठान, हवन, यज्ञ करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। और लोगों ने, इतिहासकारों ने और बाकी उस समय जो लोग थे जिन्होंने छुआछूत की आलोचना की है, और समाज के अंदर जो आर्थिक या सामाजिक या और भी जो असमानताएं देखी है उनका विरोध किया। धीरे धीरे इनका प्रभाव कम हुआ, और वर्तमान के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, उसके अंतर्गत हम इसको कम देखते हुए देख रहे हैं कि कम होती जा रही है। तो जो वर्तमान में जो वर्ण व्यवस्था है वो इसी प्राचीन समय की चली आ रही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अपने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से उस समय थी, और इसके तहत किस प्रकार जातियों को अलग अलग काम बांटा गया। ठीक है। अब पढ़ेंगे जनपद। अब टॉपिक क्या पढ़ना, जनपद। जनपद का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर जन लोग रह रहे हैं। वह स्थान जहाँ जन निवास करते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सा मतलब है ऐसा स्थान जहाँ जन यानी व्यक्ति, जनता, प्रजा क्या करती हो, निवास करती हो, उस स्थान को जनपद कहते हैं। मतलब प्राचीन समय में जो बड़े बड़े नगर थे जहाँ जनता रहती थी समूह रूप में, सामूहिक रूप में, उसको जनपद कहते हैं। इतना ध्यान रखना है। और पहले राजा छोटे से जन का स्वामी होता था, धीरे धीरे वही राजा जनपदों का स्वामी होने लग गया। ठीक है। और धीरे धीरे भारत में ऐसे बहुत सारे जनपद बनने लग गए जो बड़े बड़े, और उन जनपदों के अंदर जो राजा हैं वो शासन के रूप में काम करने लग गया। उसने अपनी सुरक्षा के लिए अनेक कार्य किए, उनकी बात करेंगे। तो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने अनेक बस्तियां खोजी भारत के अंदर जनपदों की। उन्होंने दिल्ली में पुराना किला निकाला, जो जनपद के पुराने साक्ष्य है। यूपी के अंदर जो मेरठ के पास में हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर, वहाँ पर भी तो पहला जो जनपद के जो प्राचीन साक्ष्य हैं, पूरा स्थल जिसको कह सकते हैं प्राचीन समय के, एक तो है दिल्ली का पुराना किला, उसके अलावा आगरा के पास में जो हस्तिनापुर है, वो भी जनपद माना जाता था। ठीक है। और एक आगरा के पास में एटा है, उस एटा के पास में
अतरंजी खेड़ा जगह है, वहाँ पर भी अतरंजी खेड़ा, ये जो स्थान हैं ये सब पुराने जनपद हैं जो हमको मिले हैं भारत के अंदर, उदाहरण के रूप में, साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में। तो जब इन जनपदों की पहली बात तो समझ में आ गई, जनपद क्या होते हैं, वह स्थान जो जनता के निवास स्थान होते हैं, जहाँ जनता रहती है, जन रहते हैं, वो जनपद होते हैं। हमको ऐसे उदाहरण मिले हैं दिल्ली के अंदर, जो पुराना किला है, आगरा के पास में जो हस्तिनापुर है, ठीक है, और जो अंतरंजी खेड़ा है वो भी जनपद था। पुरातत्व वेदों ने यहाँ पर खुदाया की इन बस्तियों की, तो यहाँ पुरानी झोपड़ियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? पुरानी झोपड़ियाँ। अब इनकी विशेषता पढ़ेंगे, जनपद किस प्रकार के होते थे। तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि खुदाई से पता लगता है कि लोग कहाँ रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे। जो जनपद के अंदर जो जनपद है उसमें जो लोग हैं वो खुदाई से पता लगता है कि झोंपड़ियों में रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और वो पशुपालन भी करते थे, मवेशियों का पालन करते थे, जानवरों को, ठीक है। और इसके अलावा खेती करते थे। खेती के अंदर वो चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, तिल, गन्ना, सरसों जैसी फसलों को उगाते थे, उनका उत्पादन करते थे। तो ठीक है, 2 नंबर याद रखना है कि जो मवेशी हैं या जो जानवर हैं उनको भी पालते थे, ठीक है, उनका भी पालन करते थे। 3 नंबर खेती करते थे वो। कौन? अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन ये पढ़ रहे हैं जो जनपद मिले हैं अपन को, उनको जब खुदाई की तो अपन को क्या पता लगता है? उनसे ये पता लगता है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे। जनपद पुराने समय में जो होते थे, राजा जहाँ पर था, राजा उनके ऊपर शासक के रूप में काम करता था, जनता जहाँ रहती थी, जैसा जो दिल्ली का पुराना किला है, हस्तिनापुर है, वो ऐसे पुराने जनपद होते थे, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो लोग उन खुदाई में अपन जब ढूंढते हैं तो अपन को पता लगता है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशी और जानवर पालते थे, खेती करते थे, और विशेषकर वो चावल, दालें, गेहूँ, तिल, जौ, गन्ना, सरसों आदि उगाते थे। जो जनपद के निवासी हैं वो झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशी या जानवरों का पालन करते थे और खेती के अंदर इन चीज़ों का उत्पादन करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जनपद क्या होते हैं, और इसके उदाहरण अगर आपको पूछे तो बता सकते हो। इन जनपदों के अंदर अपन को और क्या क्या मिलते हैं? इन जनपदों में हमको पुराने बर्तन मिलते हैं, दूसरे चित्रित पात्र मिलते हैं, बर्तन प्राप्त होते हैं यहाँ पर, जो जैसे धूसर या लाल रंग के बने हुए बर्तन, मिट्टी के, लाल मिट्टी के। इसके अलावा हमको यहाँ पर दूसर चित्रित पात्र मिले हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बर्तन जिन पर चित्र बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? चित्र बनाए हुए, ऐसे पुराने। दूसर का मतलब होता है कि धुंधले कलर के, न पूरा ब्लैक न सफ़ेद, ऐसे धुंधला कलर होता है। जिस प्रकार से हम लकड़ा कलर कह सकते हैं, ग्रे, भूरा कलर, वो जो कलर होता है दूसर कलर, उसके ऐसे बने हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। उन पर जो कलर हैं वो लाल कलर किए हुए हैं, मिट्टी के बर्तन, ध्यान रखना। और दूसर चित्रित पात्र मिले हैं जिन पर चित्रकारी की हुई थी, और ये जो चित्रकारी हैं वो सरल रेखा में की हुई थी और ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई हुई थी उस पर। तो दूसरे चित्रित जो पात्र हैं उन पर जो चित्र हैं वो सरल रेखा में बनाए हुए हैं।
सरल रेखीय चित्र थे या ज्यामितीय चित्र थे। ज्यामितीय चित्र का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो एक बर्तन ऐसे हैं, इस प्रकार का बर्तन मिला, तो इस पर जो इस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार के चित्र डिजाइन भी तैयार किए, चित्र भी बनाए हैं। ठीक है, और अगर उन्होंने चित्र बनाए हैं तो ज्यामितीय चित्र इस प्रकार से। जैसे त्रिभुज बना दिया, फिर त्रिभुज बना दिया, गोला बना दिया, ऐसे लाइनें खींच ली। ठीक है, ये जो चित्र हैं इन चित्रों को बोलते हैं ज्यामितीय आकृति। अगर आपने देखी होगी तो त्रिभुज या जो आयत या वर्ग है वो सब ज्यामितीय होते हैं। वृत्त हैं, त्रिभुज हैं, ये सब क्या हैं? ज्यामितीय है। ठीक है, इन पर जो डिज़ाइन या जो चित्र हैं सरल रूप में, जैसे मान लो अगर ऐसे चित्र बना हुआ है तो ये जो है वो सरल रेखीय चित्र है ना। अगर इनसे चित्र बना हुआ है, अगर ऐसा चित्र बना हुआ है उसको बोलते हैं ज्यामितीय चित्र। तो सरल रेखीय चित्र बने हुए हैं इन बर्तनों पर। ये दो बर्तन मिट्टी के बनाए हुए हैं, दूसरे कलर के, लाल कलर के। इन पर जो चित्र मिल रहे हैं वो सरल रेखीय बने हुए या ज्यामितीय चित्र बने हुए हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो ये जनपदों की विशेषता है। हमने जनपदों के अंतर्गत क्या पढ़ा है कि वहाँ के लोग किस प्रकार रहते थे। तो ध्यान रखना है कि जनपद के अंदर लोग हैं वो झोपड़ियों में रहते थे, ये ध्यान रखना है बिल्कुल आपको। खेती करते थे, पशुओं का पालन करते थे, खेती में कौन सी चीज़ों को उगाते थे इसकी बात की है। अगर आपको पूछे कि भी जनपद की कौन कौन से भारत में उदाहरण है, तो आप बताएंगे दिल्ली का जो पुराना किला है, आगरा के पास में जो हस्तिनापुर है, और जो एटा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी के पास में जो अपनी जगह बोलती है अंतरंग खेड़ा है। ठीक है, अंतरंजी खेड़ा उसका नाम आपको याद रखना है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर जनपद के रूप में ये चीज़ें मिलती हैं बर्तन के रूप में। और हमने वर्ण व्यवस्था की बात की है, किस प्रकार वर्ण व्यवस्था की आलोचना होती थी। और हमारे देश में वर्ण व्यवस्था का काफ़ी विरोध हुआ है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था से लोगों के बीच में भेदभाव और असमानताएँ दिखाई देती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ा करो, देखा करो, इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, और जो चीज़ें लिखने के लिए कहा जाए उसको ज़रूर लिखें। आप किताब हो तो किताब से एक बार पढ़ें। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।